हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 23 रहेगा। तो चलिए जी, हमारी आज की कहानी शुरू होती है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। वेद और उनके उपवेद संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? Which one of the following pairs related to Vedas and their उपवेदास is not correctly matched? तो जिन्होंने ऑप्शन इसमें टिक किया होगा, ऑप्शन सी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि यजुर्वेद का उपवेद मुंडक नहीं है। तो फिर जब पूछा जाता है इसका कौन सा रहेगा उपवेद, तो आप यहां पर नाम लिख देंगे धनुर्वेद का। ठीक है ना? यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। तो सबसे पहले यही है कि उपवेद का मतलब क्या होता है। तो जो हमारे हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो इसमें क्या है, चार वेद माने जाते हैं, है ना? चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इन्हीं से निकली हुई शाखाओं रूपी वैदिक ज्ञान को क्या बोला जाता है? उपवेद बोला जाता है। ठीक है ना? इन्हीं की शाखाओं से संबंधित। तो जब हम एक एक पॉइंट्स के बारे में अब डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद का कौन सा रहेगा उपवेद? आप कहेंगे आयुर्वेद। अब ये आयुर्वेद किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे वैदिक ज्ञान पर आधारित स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है ना? स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है वैदिक आधार को मानते हुए। फिर जब हम बात करते हैं दूसरे वेद सामवेद की, तो इस सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो जैसे कि ऑप्शन में दिया ही हुआ है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे ये गायन से संबंधित है। और जब हम सामवेद की बात करते हैं तो आपको पता है ना, इसमें संगीत से संबंधित बातें बताई गई हैं, गायन से संबंधित। सामवेद का कौन सा बताया था यहाँ पे? गंधर्व वेद, है ना? गंधर्व वेद। फिर जब हम बात करते हैं थर्ड यानी कि यजुर्वेद की, यजुर्वेद का कौन सा है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद में किससे संबंधित बातें हैं? तो इसमें युद्ध कला का वर्णन किया गया है, युद्ध कला का वर्णन धनुर्वेद में। और कहा जाता है कि धनुर्वेद के जो ये ग्रंथ हैं वो अभी विलुप्त ही हो चुके हैं, लगभग बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। जब हम अथर्ववेद के उपवेद शिल्प वेद की बात करते हैं तो इसमें क्या है, जैसे आपने नाम सुना होगा स्थापत्य, स्थापत्य वेद, है ना? तो कई बार स्थापत्य वेद भी लिखा होता है वहां पे। तो स्थापत्य कला के बारे में जो है वो हमें जानकारी मिलती है इसमें, स्थापत्य कला, जिसे वास्तुशास्त्र कह सकते हैं या फिर वास्तुकला। तो ये है आपके चार वेदों से संबंधित उपवेद जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना? इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले निम्न में से किसको भेजा था? तो सबसे पहले किसको भेजा था? आपको ये जवाब देना है जल्दी से। जल्दी जल्दी से जवाब देने का प्रयास करेंगे, कौन सा ठीक रहेगा। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन विलियम हॉकिंस, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। विलियम हॉकिंस के बारे में कहा जाता है कि ये भारत में 3 वर्ष तक रहा, यानी कि 1608 से लेकर 1611 तक रहा। और ये किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम था और ये अकबर का बेटा था, है ना? मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा गया ये प्रथम अंग्रेज राजदूत माना जाता है। ठीक है ना?
और मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि भी यही था। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम अंग्रेज मुगल दरबार में कौन सा था? तो विलियम हॉकिंस का नाम आप लिख देना। फिर कहा जाता है कि जहांगीर ने इसको 400 का मनसब प्रदान किया था और हॉकिंस को एक उपाधि भी दी थी। उपाधि कौन सी दी थी? इंग्लिश खान। इंग्लिश खान की उपाधि से नवाजा जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को। और कहा जाता है कि फिर ये इंग्लिश खान की उपाधि देकर इसकी शादी करवा दी थी आर्मेनिया की एक लड़की से। आर्मेनिया की लड़की से शादी करवा दी थी विलियम हॉकिंस की। फिर जब हम बात करते हैं थॉमस रो की, यानी कि जो ऑप्शन में टिक किया है, बी ऑप्शन जो लिखा है ना, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। तो इसको किसने भेजा था? जेम्स प्रथम। ठीक है ना, जेम्स प्रथम कौन था? तो इसके बारे में तो आपको पता ही है, वहां का सम्राट। हालांकि जब हम थॉमस रो की बात करते हैं, ये तो काफी टाइम बाद आया था, यहाँ पे पहले नहीं आया। लगभग बात है ये 1615 के आसपास की, जब थॉमस रो भारत में एंटर करता है और अगले साल 1616 ईस्वी में पहली बार थॉमस रो ने जहांगीर के साथ मुलाकात की थी। ठीक है ना, और भारत में ये 1615 से लेकर 1619 तक रहा था सर थॉमस रो। लेकिन जहांगीर के साथ मुलाकात इसकी 1616 में हुई थी। फिर जब 1619 में ये गया था वापिस इंग्लैंड में, तो ये फरमान लेकर लौटा था वहां पर कि मुगल दरबार में अगर कोई भी अंग्रेज जाएगा तो इसी प्रकार से उनकी आओ भगत करते रहेंगे मुगल शासक, यानी कि बहुत अच्छा स्वागत करेंगे वो आपका। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। वास्को डी गामा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये तो पहला पुर्तगाली व्यक्ति था जो भारत में आया था, है ना। और ये कब आया था? ये 1498 की बात है। ठीक है ना, 15वीं शताब्दी के अंत में ये पहला पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा भारत में आया। केरल में सबसे पहले इसने एंटर किया था, है ना, वो कहानी मैंने आपको बता रखी है। चलो जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जल्दी से इसमें से बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगा। जल्दी जल्दी बताएंगे। हड़प्पा के बारे में सभी जानते हैं। हड़प्पा जो है उसकी खुदाई का काम 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में शुरू हुआ और ये हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी के किनारे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है ये हड़प्पा स्थल, अभी पंजाब प्रांत पाकिस्तान, रावी नदी के किनारे। जब हम बात करते हैं इस लोथल के बारे में, लोथल के बारे में तो आपको पता ही है, लोथल कहाँ है? गुजरात में। और ये कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से हमें विदेशी मुद्राएं प्राप्त हुई है, यहाँ से हमें इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं जिनसे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर विदेशी व्यापार होता होगा और ये एक बंदरगाह के रूप में कभी विकसित हुआ होगा। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है ये। जब हम बाकी बात करते हैं रोपड़ के बारे में, रोपड़ आपका कहाँ पे है? सतलुज नदी के किनारे। सतलुज नदी के किनारे रोपड़ है। रोपड़ वर्तमान में कहाँ है? तो भारत के पंजाब प्रांत में है। रोपड़ में तो एक यूनिवर्सिटी भी है ना, IIT रोपड़, आपने नाम सुना भी होगा। सतलुज नदी की बात की जाए तो सतलुज नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? शतुद्री के नाम से इसे जाना जाता था। जब हम कालीबंगा के बारे में बात करते हैं तो कालीबंगा कहाँ है? तो आप कहेंगे ये है राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे कभी बसा हुआ था ये। यहाँ पे हमें मिट्टी के हल्के साक्ष्य दिखाई देते हैं। कालीबंगा, काली यानी कि काला रंग, और बंगा का मतलब यहाँ पे है चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, यानी चूड़ियों का शहर कहा जाता था इसे कालीबंगा को कभी। ठीक है,
वो पंजाबी सॉन्ग भी सुना होगा, वे मैं कम धंधे सारे छड़ के तेरी वंग दा लैला नाप। वहां पे वो जो एक्टर है वो यूज करता है शब्द वंग। वंग का मतलब होता है कलाई। और वहीं जब हम बात करते हैं बंग की, बंग का मतलब होता है चूड़ियां। ठीक है ना, बंगा मतलब चूड़ियां, ये भी पंजाबी भाषा का ही शब्द है। ठीक है ना, तो वो ये कहना चाहता है कि मैं सब काम धंधे छोड़कर आपकी इन कलाइयों का माप लूं ताकि इसमें चूड़ियां पहनाए जा सके। तो अब इसको सुमिलित करने का प्रयास कर लेंगे, कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। A3, 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 D4 और C1। तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ना, डी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया। A3, D4, D2, C1, बहुत ही बढ़िया है। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। शेर शाह सूरी, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहने वाला है। तो जिन्होंने इसमें कालिंजर लिखा होगा ना, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। शेर शाह सूरी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये वही व्यक्ति है जिसने सूरी राजवंश की स्थापना की थी। जब हम मुगल शासक हुमायूं के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि इस हुमायूं के 2 बार कार्यकाल रहे थे। तो एक कार्यकाल 1530 से लेकर 1540 तक का माना जाता है। ठीक है, जब 1539 में हुमायूं बिहार में एक बार दौरा करने के लिए गया हुआ था, तो वहां पर अचानक इस शेर शाह ने उस पर आक्रमण कर दिया और फिर क्या है, वहां से इस हुमायूं को खदेड़ दिया। और डर के मारे फिर हुमायूं वहां से भाग खड़ा हुआ 1539 में। और ये जो लड़ाई हुई थी, क्या आप इस लड़ाई का नाम बता सकते हैं, कौन सी लड़ाई थी ये जिससे हुमायूं और इस शेर शाह के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। जब 1939 में हरा दिया शेर शाह ने, तो ये जो सूरी शेर शाह की उपाधि है इसी युद्ध के बाद ग्रहण की थी। फिर एक युद्ध और हुआ, हुमायूं को ऐसा लगा कि चलो हम यहाँ से एक बार निकल लेते हैं, वहां आगे जाके फिर सेना संगठित कर लेंगे और दोबारा से फिर लड़ाई करेंगे। फिर वहां पर जाकर हुमायूं ने सेना को इकट्ठा किया और हुमायूं भी एक तरीके से तैयार था, लेकिन शेरशाह को लगा कि वापिस ना आ जाए हुमायूं, तो वो पीछा करता करता चला गया यूपी में। और यूपी में एक जगह पड़ती है कन्नौज, ठीक है ना, कन्नौज, या फिर उस लड़ाई का नाम दिया जाता है बिलग्राम की लड़ाई, और ये 1540 में हुई थी अगले साल। तो ये 2 लड़ाई बड़ी प्रसिद्ध है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच की। तो फिर हुमायूं का पहला जो टाइम पीरियड है वो यहाँ बिल्कुल समाप्त हो गया था, है ना। तो फिर हुमायूं चला गया, उसको शरण दी थी राजपूत राजा ने, वहीं पर जाके उसने 1541 में शादी कर ली। 1542 में उसके बेटा हो गया जिसका नाम रखा उसने अकबर, है ना, बड़ा होकर अकबर के नाम से जाना गया वो। अब जो ये टाइम पीरियड बच गया 1540 से लेकर 1545 तक, सॉरी 1555 तक, ये टाइम पीरियड सूरी राजवंश का रहा। सूरी राजवंश की स्थापना तो कर दी शेरशाह सूरी ने, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक जी नहीं पाया शेरशाह सूरी, और ये 5 साल तक सत्ता में रहा, 1540 से लेकर 1545 तक। ठीक है, बाद में 2 सुल्तान और हुए थे इस सूरी राजवंश में, लेकिन सूरी राजवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने केवल 5 साल ही शासन किया, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी कालिंजर में। 1545 में कालिंजर के किले को जीतने के लिए शेरशाह सूरी गया हुआ था। तो जितने भी इसके सैनिक थे सभी के सभी गोले फेंकने में मस्त थे, यानी कि उक्का नाम का गोला हुआ करता था, गोला, बारूद का गोला। और वो जब गोले फेंक रहे थे तो एक बारूद से भरा हुआ गोला इनके ही दुर्ग की दीवार पे टकरा गया, और टकराने के बाद वो उस जगह पे पड़ गया जहां पे बहुत सारा बारूद रखा हुआ था। तो बारूद में अगर मान के चलो चिंगारी पड़ जाए तो जाहिर सी बात है वो फटेगी ही फटेगी।
तो ऐसा ही हुआ और वहां पर ये फिर क्या है, जोर से धमाका हुआ और वहां पर शेरशाह सूरी जो है आधा जल गया था और बाद में फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और शेरशाह सूरी ने हालांकि ये कालिंजर का किला जीत लिया था, लेकिन 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। यही कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान रहा। और उस समय कालिंजर का राजा कौन हुआ करता था, तो आप कहेंगे राजा कीरत सिंह के समय की बात है ये, राजा कीरत सिंह। तो फिर बाद में आपको पता है इस शेरशाह सूरी के बाद में इसका बेटा इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा, इस्लाम शाह, और जिसका वैसे नाम था जलाल खां। ठीक है, वो फिर गद्दी पर बैठा। ये भी योग्य शासक माना जाता है इस सूरी राजवंश का। और इसने भी फिर क्या है लगभग 8 साल के आसपास में शासन किया ऐसा बताया जाता है। और इसके बेटे की मृत्यु हो गई 1553 में। फिर बाद में एक सुल्तान और हुआ था और फिर दोबारा से एंट्री होती है हुमायूं की। और हुमायूं फिर दोबारा आया, 1555 से 1556 तक रहा। फिर हुमायूं की भी क्या है मृत्यु हो गई। और फिर आपको पता है यहाँ पर पानीपत की दूसरी लड़ाई के साथ ही अकबर का शासनकाल शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसी कहानी थी थोड़ी। तो इस प्रकार ये बिंदु जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं शेरशाह के बारे में। और शेरशाह की मृत्यु जैसे आपको पता है बिहार में हुई। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ बना हुआ है, तो बिहार में जब आप जाएंगे तो वहां पर बिहार के रोहतास जिले में एक जगह पड़ती है सासाराम। तो सासाराम नामक जगह पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है शेरशाह सूरी का मकबरा। है ना। तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा लिखी गई प्रशंसा किसने लिखी थी। सिंपल सी बात है, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। कोई भी राजा होते थे, राजा के दरबार में कवि तो रहा ही करते थे, तो वो कवि अपने राजा के प्रति मतलब क्या है एक आभार व्यक्त करने या फिर उसके दरबार में बने रहने के लिए अपने राजा के बारे में प्रशंसा किया करते थे और वो लेख भी लिखा करते थे। ठीक है, तो ये इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो लिखी हुई है यानी कि प्रशस्ति अभिलेख लिखा हुआ है, वो किसने लिखा था, तो हरिशेन ने लिखा हुआ था। तो हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है ना। समुद्रगुप्त के बारे में अगर कहा जाए तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेपोलियन की और समुद्रगुप्त की बात की जाए तो नेपोलियन तो बहुत छोटा है, समुद्रगुप्त के तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। लेकिन वही बात है ना कि जब अभी लेखनी शुरू हुई तो हम तो गुलाम थे, और जैसे भी अंग्रेजों ने भारतीय जो राजा महाराजा रहे उनको अपने क्षेत्र के जो कुछ शक्तिशाली लोग हुए उनके साथ कंपैरिजन कर दिया। हम अगर कहने को तो ऐसा भी कह सकते थे क्योंकि समुद्रगुप्त तो बहुत एडवांस थे नेपोलियन के मुकाबले। लेकिन जब हम नेपोलियन की बात करते हैं, नेपोलियन कहाँ का था, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का, तो हम नेपोलियन को कह सकते हैं ना कि फ्रांस का समुद्रगुप्त, ऐसा भी तो बोला जा सकता था। लेकिन हमारे पास उस समय क्या है, एक गुलामी की जंजीरें जकड़ी हुई थी, अंग्रेजों के गुलाम थे हम, और बहुत लंबा समय लगा हमें इस चीज से उबरने में। तो चलिए वापिस आ जाइए इसी दुनिया में। बाकी जो कवियों के नाम लिखे हैं, जैसे जयदेव की बात करते हैं, जयदेव ने कौन सी रचना लिखी थी, गीत गोविंद। गीत गोविंद की रचना लिखने वाले जयदेव किसके दरबार में रहा करते थे, तो सैन वंशी राजा थे एक लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे एक जयदेव। हालांकि लक्ष्मण सेन खुद भी एक अच्छे राइटर थे। इन्होंने बल्लाल सेन के द्वारा अधूरी लिखी गई कविता या फिर अधूरी लिखी गई कहानी को पूरा किया था। ठीक है, उस कहानी का नाम क्या था, अद्भुत सागर। अद्भुत सागर ग्रंथ को इन्होंने पूरा किया था, यानी अच्छे राइटर थे। इनके दरबार में एक तो जयदेव रहा करते थे और इनके दरबार में एक हल्लायुद्ध नाम के भी व्यक्ति रहा करते थे, हल्लायुद्ध।
हल्लायुध एक अच्छे राइटर भी थे, जिन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व नामक रचना लिखी थी, और ये लक्ष्मण सेन के मंत्री भी थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। चलो अब जब बात करते हैं हम कल्लण के बारे में, कल्लण के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? राज तिरंगिणी। राज तिरंगिणी। जब आप कश्मीर के इतिहास की बात करते हैं तो कश्मीर का इतिहास पढ़ते समय एक वंश का नाम पढ़ते हैं, लोहार वंश। लोहार वंश में एक राजा हुआ करते थे, हर्ष। हर्ष के दरबार में इनको क्या है, सानिध्य मिला हुआ था, वहीं पर ये रहा करते थे, और संरक्षण मिला इनके दरबार में, हर्ष के दरबार में। तो इस राज तिरंगिणी में 10वीं शताब्दी से पहले का कश्मीर का इतिहास आपको पढ़ने को मिल जाएगा। फिर राज तिरंगिणी का अकबर के समय में फारसी में अनुवाद किया गया था राज तिरंगिणी का। ठीक है ना। भारवी के बारे में अगर बात की जाए तो भारवी की रचना जो है, उस रचना का नाम है कीर्तार्जुनियम। कीर्तार्जुनियम। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के दरबार में रहा करते थे भारवी, जिन्होंने रचना लिखी है कीर्तार्जुनियम। इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। समुद्रगुप्त की बात चल रही थी, क्वेश्चन में पूछा गया था कि हरिशेन ने वो प्रशंसा यानी कि प्रशस्ति अभिलेख लिखा है। तो थोड़ा सा हम समुद्रगुप्त के बारे में भी अगर जानने का प्रयास करेंगे, तो समुद्रगुप्त जो हैं वो गुप्त वंश के शुरुआती दौर के शक्तिशाली राजाओं में से एक माने जाते हैं। ठीक है। समुद्रगुप्त को संगीत बड़ा प्यारा था, वो संगीत प्रेमी थे। उस समय जो सिक्के चलाए गए, उन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी कि उनके सिक्कों पर भी उनका संगीत प्रेम झलकता है, वीणा बजाते हुए उनको दिखाया गया। ठीक है। और इनको कविराज की उपाधि दी गई थी, कविराज की उपाधि मिली इनको। ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत के विद्वानों, साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। जब हम बात करते हैं पाणिनि के बारे में, महर्षि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं क्या? आप कहेंगे जी नहीं। तो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित पाणिनि नहीं है, तो फिर कौन है? तो नाम आता है पतंजलि का। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो मौर्य वंश के राजा बृहद्रथ मौर्य के यहाँ पर सेनापति हुआ करते थे। इन्होंने अपने राजा बृहद्रथ मौर्य को मार दिया था और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहा करते थे? पतंजलि। पतंजलि जो है योग दर्शन से संबंधित है ना। और पाणिनि की जब बात करते हैं तो पाणिनि तो बहुत पहले रहा करते थे, वो तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद के दरबार में रहा करते थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद के दरबार में रहा करते थे महर्षि पाणिनि, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अष्टाध्यायी। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो 8 अध्याय। किसके लिए? संस्कृत को अच्छी व्याकरण देने के लिए 8 अध्याय। जब आप वैदिक काल की बात करते हैं तो 2 प्रकार की संस्कृत आप वहां उस समय देखते हैं। एक तो थी वैदिक संस्कृत, यानी कि जिस संस्कृत का प्रयोग वैदिक रचना के लिए की गई थी, और एक वो संस्कृत थी जो लोगों के बीच में सक्रिय थी, यानी कि लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत को अच्छी व्याकरण देने के लिए महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था। उसी अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी थी पतंजलि में, और ये पतंजलि किसके दरबार में थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। यानी कि जो आपसे कथन ए के बारे में कहा गया है वो तो गलत है। ठीक है ना। क्योंकि महर्षि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में नहीं, बल्कि नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद के दरबार में रहा करते थे। अब जब बात करते हैं हम इसके बारे में, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं क्या? तो आप कहेंगे ये कथन भी गलत है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। ये तो गुप्त वंश के राजा, गुप्तवंशी राजा सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय,
चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में तो जानते ही हैं, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी और इन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं के दरबार में रहा करते थे अमर सिंह। हर्षवर्धन के बारे में तो अगर हम देखें तो हर्षवर्धन तो बहुत बाद की बात है। हर्षवर्धन जो है उनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था और 606 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे थे। और ये कौन से वंश के थे हर्षवर्धन? तो ये वर्धन वंश के थे, वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा। इस वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति नाम के व्यक्ति थे। तो उसी वंश में सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय में ही चीनी यात्री हवेन स्वांग भारत में आया था, आपको याद हो तो। फिर जब हम बात करते हैं कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है क्या, आप कहेंगे जी हाँ, ये बात ठीक लिखी हुई है, बहुत बढ़िया। तो कालिदास के बारे में बात करें तो कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार माने जाते हैं। इनकी जो तिथि को लेकर अभी भी क्या है, अलग अलग जो साहित्यकार हैं उनमें मतभेद है, लेकिन जो कॉमन पॉइंट है वो यही मान के चलते हैं कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में रहा करते थे, ठीक है ना। अब जब बात करते हैं तो इसमें कौन सा ठीक रहेगा, केवल तीसरा जो कथन है वो ठीक था, यानी कि जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया था ना उनका बिल्कुल ये पॉइंट ठीक रहेगा। तो किसी प्रकार का कोई इसमें से द्वंद्व नहीं होना चाहिए। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो कालिदास की रचनाएं एक तो है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। इसका संधि विच्छेद अगर करोगे तो मालविका प्लस में अग्निमित्रम। अग्निमित्र कौन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे। मालविका एक नृत्यांगना थी और इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया है कालिदास ने अपने नाटक मालविका अग्निमित्रम में, ठीक है। तो एक नाटक तो ये हुआ कालिदास का। दूसरा नाटक अगर देखें, एक का नाम आता है विक्रम वर्षीयम, ये भी कालिदास द्वारा रचित एक नाटक है। तीसरा नाटक कौन सा था? तो नाम आता है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये नाटक भी कालिदास के द्वारा रचित है, शाकुंतलम। तो तीन मुख्य नाटक माने जाते हैं। और भी रचनाएं लिखी थी कालिदास ने, जैसे हम महाकाव्यों की बात करते हैं तो महाकाव्य कौन सा है? एक का नाम आता है रघुवंशम और एक महाकाव्य आता है कुमार संभवम, कुमार संभवम। क्या ये तो क्या है? महाकाव्य। और जब बात करते हैं इनके बारे में, इन्होंने खंड काव्य भी लिखे। और खंड काव्य कौन कौन से हैं? एक तो आता है मेघदूतम, मेघदूतम, और एक है ऋतु संहार। अच्छे नाटककार थे और एक अच्छे कवि भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। इसमें आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना हकीम खान, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच में लड़ा गया था। ये कब की बात है? तो ये बात है 1575 के आसपास की। इस हल्दी की घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति थे उनका नाम था हकीम खान, ठीक है, हकीम खान। और भीलों की एक टुकड़ी भी महाराणा प्रताप के साथ में साथ दे रही थी अकबर के खिलाफ। और इस प्रकार जब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, तो ये एक राजपूत वंश सिसोदिया वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। और जितने भी हम राजपूत वंशों की बात करते हैं उनमें से सबसे ऐसा शक्तिशाली वंश कौन सा था जिसने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया? तो आप लिख देंगे नाम महाराणा प्रताप, ठीक है ना। महाराणा प्रताप। और वंश का नाम पूछा जाए तो आप लिख देंगे सिसोदिया राजवंश। ऐसा राजवंश था जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता को
स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, इसमें कोई भी आपका पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो जी, आज की कहानी हम फिर यहीं तक रखते हैं और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमारे इस YouTube चैनल ग्रैंड मास्टर 360 को फॉलो कर लीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, चाहे फेसबुक की बात करें, चाहे टेलीग्राम की बात करें, चाहे व्हाट्सएप चैनल की बात करें। ठीक है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सर्च कर लेना ग्रैंड मास्टर 360, वहां पर अपनी आईडी आपको दिख जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।